आशियानों को डूबने से बचा ले। बच्चों को बेघर होने से बचा ले। इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? अल्लाह तब तक हम यहीं पे रहेंगे। हमारे घर और स्कूल कहाँ पड़े। हम अपने स्कूल के लिए भी खड़े हैं, जहाँ हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। फिर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी। इस तरह से जो शाहीन बाग वाला था, पूरा बच्चे आ गए हैं, महिलाएं बुरकों में आ गई हैं, कैंडल लाइट विजिल्स हो रहे हैं, महिलाएं लाल रंग की कालीन पर बैठी हुई हैं और या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह मदद कर, अगर तू हमें सीने से नहीं लगाएगा तो कौन हमें सीने से लगाएगा। या वक्फ राम कर बोलो। वक्फ वालों को आगे आना चाहिए था कि लात मारो सरकारी ज़मीन को, चलो हम तुमको रहने के लिए ज़मीन देंगे। वक्फ कहाँ ले जाएंगे? कब्र में ले जाएगा वक्फ वाला ज़मीन। ये सारा छाती पर लेकर मरेंगे वक्फ वाले। वक्फ वालों से मेरा यही प्रश्न है कि तुमको अगर इतनी चिंता है अपनी कम्युनिटी की तो दे दो ना ज़मीन। इतना ज़मीन लेकर जाओगे कहाँ भाई? हल्द्वानी तुम गए, तुमने क्या रेलवे के ऑफिशियल से लिया? कुछ नहीं लिया। प्रशासन से का बाइट लिया? नहीं लिया। तुमने क्या कलेक्टर से बात करने की चेष्टा की? नहीं की। क्या सरकार का तुमने पक्ष रखा? नहीं किया। तुम सीधा जाके बच्चियाँ क्या कर रही हैं, बुजुर्ग महिला क्या कर रही हैं, अधेड़ महिला क्या कर रही है, उन्हीं से मतलब हम लोग की तरफ एक शब्द है मंगमेहर, तो उस टाइप का मतलब महिलाओं में घुस करके एकदम ले रहा है, उनकी बाइट्स ले रहा है। अमित शाह जी से मेरा मतलब करबद्ध निवेदन है, उत्तराखंड में अभी 4 साल चुनाव नहीं होंगे अमित शाह जी, तो उत्तराखंड को दिल्ली 2020 जो है उस तरह से मत दोहराइए और वहाँ पर दंगे होने से रोकिए। नमस्कार दोस्तों, हल्द्वानी के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या समस्या है वहाँ पर, और जो मेरे एक तरह से आकलन थे कि आगे क्या होने वाला है, वो 2 ही दिन में हो गया कि वो नया शाहीन बाग बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। उसका 2 स्टेप जो है फॉलो हो चुका है। एक जो शाहीन बाग बनने में था कि टेंट, सामियाना ये सब जो है वो लगना होता है, तो कालीन बिछ गई है, स्टेज वहाँ पे बन गया है, उस पर आकर जो है मौलवी लोग और बाकी लोग कि अल्लाह रहम कर, जो आपने वीडियो में आरंभ में देखा, वो सब करना चालू हो गया है। एक भावुकता जो है वहाँ पर फूंकी जा रही है। और दूसरा है कि जो इनके नफरती मीडिया वाले हैं, जो इनके अपने अपने मोहरे इधर उधर हैं, नफरती चिंटू लोग, वो लोग जो है वो वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर वो देखिए किस किस का ले रहे हैं स्टेटमेंट, महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चियों की और बच्चों की। मतलब बच्चियों में तो मान लीजिए कि 16, 17, 18 साल की लड़कियां भी आ जाती, किशोरियां भी, लेकिन बच्चों जब मैं बोल रहा हूं तो 5 साल 6 साल के बच्चों को भी आगे किया जा रहा है, उनसे वो सब बुलवाया जा रहा है ताकि एक वैश्विक मीडिया में, क्योंकि इसमें इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल कूद गया है, एमनेस्टी इंडिया कूद गया, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यूएन और बाकी लोग भी इस पर उसी तरह से स्टेटमेंट देने लगेंगे जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के समय में दिया था और सीए के टाइम में दिया था। तो शाहीन बाग 2.0 जो है वो लगभग बनकर मतलब अपने पूर्ण उसी रूप में आने को उद्यत है। यहाँ पे समस्या यही है कि पीएफआई टाइप की 60 करोड़ की कैश फंडिंग उनके पास नहीं है जो शाहीन बाग में वहाँ पर थी। उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों इसे यही निपिंग इन द बड जिसे कहा जाता है कि अगर 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया था कि इसको खाली करवाया जाए 1 सप्ताह के भीतर, रेलवे ने सूचना दे दी कि आज के बाद मतलब 20 तारीख को सूचना दे दी कि 7 दिन के भीतर अगर आप खाली नहीं करते हो तो हम तोड़ना आरंभ कर देंगे। तो 27 दिसंबर से लेकर आज 4 जनवरी है, 3 को चले गए थे ये लोग सुप्रीम कोर्ट, तो 27 से 3 तक जब सुप्रीम कोर्ट ये लोग नहीं गए तब वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा था, क्या वहाँ के डीएम ने त्वरित कार्रवाई की, क्योंकि इनका प्रेसिडेंस रहा है पहले से कि ये लोग यही सब करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ स्टे ले लेंगे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए 7 दिन का अगर डेट देता है तो ये 7 दिन में
इतना व्यापक ये अपने आप को कर लेंगे, वहाँ स्टेज बन जाएगा। हो सकता है कोई नई सड़क ढूंढ ली जाए जो पूरे कुमाऊं रीजन को जो है कट ऑफ कर देती है, उस पर ये लोग बैठ जाएंगे और फिर पूरा शाहीन बाग में या किसान आंदोलन में जो हुआ था 100 दिन के लिए, साल भर के लिए किसान आंदोलन साल भर चला था लगभग, वो आपका मेन हाईवे से जो है पूरे एरिया को कट ऑफ कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ भी बोले, उसका निर्णय कुछ भी आए, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक जन आंदोलन बन जाएगा और ये एक वैश्विक मुद्दा बनकर उभरेगा। तो क्या अमित शाह को या पुष्कर सिंह धामी को या जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कह दिया या रेलवे की पुलिस को, क्या स्विफ्टली तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आखिर ये लोग किसकी प्रतीक्षा में थे? क्या इनके पास पहले के अनुभव नहीं है जो मैं देख सकता हूं, जो आप लोग समझ सकते हैं, जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर हर जगह कहा जा रहा है कि शाहीन बाग बनने की तैयारी हो चुकी है और ये बन रहा है? तो क्या यही बात हमारी पुलिस एजेंसीज को, हमारे मतलब गृह मंत्रालय को, चाहे केंद्र हो या राज्य, उनको पता नहीं होगी? आखिर ये क्यों होने दिया जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। 40,000 लोग सड़कों पर हैं। मैंने पिछले बार आपको बताया था कि 4,365 ऐसे परिवार हैं जिनको नोटिस दिया गया था और मैंने एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट दिया था कि अगर 5-5 लोग भी इन परिवारों में हैं जो भारतीय औसत है, तो भी कम से कम 22 से लेकर 25,000 तक लोग होंगे। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कहा जा रहा है कि 40,000 से 50,000 तक की संख्या है। तो ये लोग कौन हैं? इतने कम एरिया में, 29 एकड़ में, ये जो 50,000, मतलब मेरे गांव का रकबा जो है लगभग 24,000 बीघा है और उसमें 8 से 10,000 लोग रहते हैं। और यहाँ पर 29 एकड़ यानी 44-45 बीघा होगी ज़मीन, उसमें जो है 40 से 50,000 लोग रह रहे हैं। और वो अब बाकी क्लेम कर रहे हैं कि हमें जो है म्यूनिसिपालिटी वालों ने पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, हमें क्यों हटा रहे? इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न वही है कि इनको यहाँ पर किसने बसाया और इतने समय तक सरकारें अभी तक चुप क्यों थी? ये लोग जगह क्यों नहीं थे? किनका ये वोट बैंक है? यह भी जानना आवश्यक है कि नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हल्द्वानी एक सीट है जिस पर भाजपा हारी है, जिस पर शर्जील उस्मानी जो है वो भी अभी फंसा हुआ था। ये जो सीए वाले राइट्स हुए थे उसमें वो भी नामित था और उसने विषैले भाषण दिए हैं। तो ये लोग जो है उस पर कह रहे हैं कि आप सोचिए कि वही एक एरिया है जहां से भाजपा हारी, इसीलिए भाजपा चाहती है कि उसको डिमोलिश कर दें। लेकिन इसी ट्वीट को दूसरे संदर्भ में देखा जाए, आखिर केवल एक सीट कैसे बच जाता है? इसका मतलब है वहाँ बाहर से लोग लाए गए हैं, बसाए गए हैं। और ये तो है ना, ये इलीगल है, पूरी कॉलोनी जो है, पूरी बस्ती अवैध है। तो उन लोगों ने ही तो वोट दिया होगा। 50,000 लोग हैं, उसमें से मानकर चलिए 30,000 वोटर होंगे और विधानसभा चुनाव में 30,000 वोटर बहुत बड़ी संख्या, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जनघनत्व जो है बहुत ही कम होता है। बच्चों को माइक दे दी गई है और बच्चे रो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो उस बच्ची का सुने जिसमें वो क्या बोल रही है। हमें अपने घर में ही रहने दे, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ घर भी नहीं है और हम कहाँ जाएंगे? तब तक हम यहीं पे रहेंगे। हमारे घर और स्कूल कहाँ पढ़ेंगे? इस तरह से जो शाहीन बाग वाला था, पूरा बच्चे आ गए हैं, महिलाएं बुरकों में आ गई हैं, कैंडल लाइट विजिल्स हो रहे हैं, महिलाएं लाल रंग की कालीन पर बैठी हुई हैं और या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह मदद कर, अगर तू हमें सीने से नहीं लगाएगा तो कौन हमें सीने से लगाएगा, इस तरह से, और आमीन आमीन। ये पूरा जो है एक स्टेज्ड नौटंकी जिसे आप कह सकते हैं कि ये जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पारंपरिक थिएटर है, जिसे हम ट्रेडिशनल थिएटर बोलते हैं जब हम मीडिया में पढ़ाई करते हैं। तो इनका जो ट्रेडिशनल थिएटर है वो यही है। इनका ट्रेडिशनल थिएटर है कि या अल्लाह रहम कर, मदद कर, हमें जालिमों से बचा, हमें सीने से तू नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा। ये इसी तरह से हर जगह पर आपको करते मिल जाएंगे और इनका आप हमेशा इनकी प्रतिक्रिया आप सुनेंगे। इन्होंने क्या किया है उसके बारे में नहीं बताएंगे कि क्या अल्लाह ने तुम्हें वो जगह दी थी, वो जगह किसकी है, अल्लाह ना सही ना छोड़ो, है उनको त्यागो। तुम ये बताओ क्या वक्फ बोर्ड की ही ज़मीन थी? क्या वो तुम्हारे
मजहब की ज़मीन है? क्या वो भूमि जिस पर तुम रह रहे हो वो किसी ने अलॉट की थी तुम्हें? नहीं, तुम यहाँ आए, तुम्हारे बाप आए, दादा आए, जो भी आए, उन्होंने कब्जा किया था और केवल तुम्हारे वहाँ रहने मात्र से वह ज़मीन तुम्हारी नहीं हो जाती। भले तुम संख्या बल जुटा लो, कालीन लगा लो, स्टेज बिठा लो, मौलवी उस पर आकर जो है भाषण कर रहा है, रो रहा है, गा रहा है, बच्चियों को आगे किया जा रहा है, बुजुर्ग महिलाओं को आगे किया जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि 2 से 3 दिन के भीतर, डिपेंडिंग ऑन कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, आपको 1 से 2 बच्चों के मरने की खबर आएगी। हो सकता है वो खबर सच्ची हो सकता है वो खबर झूठी हो, लेकिन आएगी कि कड़ाके की ठंड में हल्द्वानी में जो लोग अपने घरों को बचाने के लिए संघर्षरत थे, उसमें देखिए कि एक बच्ची या एक बच्चा जो 4 साल का था इस भयानक ठंड में ठिठुर कर मर गया। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इन बच्चों को, इनकी माँओं को, इनकी दादियों को बेघर करने पर तुली हुई है। ये नैरेटिव आपको चलेगा। 1 से 2 दिन में आप इस वीडियो को मतलब उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए और आप इसको 2 से 3 दिन में देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट किस तरह का निर्देश देता है उसके ऊपर ये होगा। अब टेंट अभी नहीं लगा है, कालीन बिछ गई है, स्टेज सेट हो गया है, माइक आ गया है, लाउड स्पीकर लग गए हैं, आमीन आमीन ये सब चल रहा है अभी। और हो सकता है कि टेंट शामियाना नहीं लगा है, छत इसलिए भी नहीं लगी है क्योंकि हल्द्वानी जैसे छोटे जगह पर 40,000 लोगों के लिए अगर आपको टेंट लगाना है तो वहाँ पर ना तो वैसे साटा वाले होंगे जो टेंट शामियाने का काम करते हैं, ना ही इस तरह से सोचा होगा कि कभी यहाँ पर इस तरह की भीड़ बन सकती है। रैली भी यहाँ पे इन इलाकों में लगती है तो थोड़े जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे लगेगी, देहरादून में लगेगी जहाँ जनघनत्व अधिक है। तो इन इलाकों में जहाँ पर कोई पर्पस नहीं है तो वहाँ पे इसलिए हो सकता है कि ये लोग शामियाना और ये सब टेंट वेंट जो है ये बाहर से मंगवाएंगे। और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पे खूंटे गाड़े जा रहे होंगे, बांस लगाए जा रहे होंगे, बल्लियाँ बांधी जा रही होंगी, उस पर वाटरप्रूफ टेंट का कार्य चल रहा होगा, ये भी आप मान कर चलिए। या हो सकता है कि ये सोच रहे होंगे कि क्या अपनी कॉलोनी जो अवैध कॉलोनी है उसी में बैठा जाए, क्योंकि अगर अपनी अवैध कॉलोनी में ही बैठेंगे तो उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। या फिर कोई हाईवे, जो बगल में कोई हाईवे है जहाँ से पब्लिक का मूवमेंट है, उसको ब्लॉक किया जाए। और पहाड़ी इलाकों में तो अल्टरनेटिव रूट भी नहीं होते हैं, वहाँ पे एक ही सड़क होती है। तो संभव है कि ये लोग किसी सड़क को घेरने की फिराक में हो, इसलिए वहाँ पर टेंट वेंट नहीं लगाया है। ये लोग कहीं और टेंट, हो सकता है कि 5 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या देता है, इस पर क्या है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत, मतलब 2 दिन में तैयार, 2 दिन आगे का डेट, 3 को सलमान खुर्शीद ने फाइल की और 5 को इनको डेट मिल गया। वैसे ही जैसे सीए के टाइम में मिल जाता है डेट इनको, किसान आंदोलन के टाइम में मिल जाता है डेट इनको, जहांगीरपुरी के टाइम में फ़ोन किया गया रजिस्ट्री को कि भाई तुम वहाँ पे रुकवा अतिक्रमण। तो इनका पूरा नेक्सस आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह का है। इसके साथ ही बहुत जगहों पर टीवी के डिबेट्स में देख रहा था तो उसमें, और रवीश ने भी इस पर बोला है कि कानून है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कानून और न्याय 2 तरफ आमने सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत ही प्रोफाउंड और दार्शनिक तरीके से ये मतलब लिखा जाता है और बोला जाता है कि कई बार लॉ जो है वो जस्टिस सर्व नहीं करता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि लॉ को मानवता से देखना चाहिए था, यहाँ पे आप मानवीय गुणों को जो है उसको आपको ऊपर रखना चाहिए था और कानून को परे रखकर इस पर डिसीजन होना चाहिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा ओनस जो है वो हमारी कानून व्यवस्था पर है। इस पर ने मतलब चोर मान लीजिए चोरी कर लिया और चोरी से ही उसने घर बनाया और उस घर को कानून कह रहा है कि तोड़ दो, तो बोलेगा कि नहीं वो चोर जाएगा कहाँ। यह नहीं देखा जाता है कि उस घर की एक एक ईंट अवैध है, इलीगल है, किसी दूसरे के पैसे से बनी है। यहाँ पर लॉ वर्सेस जस्टिस की नौटंकी जो है चल रही बहुत जगह पर। अब देखिए कि जब हमने इस बात का संज्ञान लेना आरंभ किया कि हल्द्वानी में क्या हो रहा है, और हल्द्वानी में कुछ दिन से लोग सड़क पर थे, कुछ नहीं हो रहा था, जुबैर ने सबसे पहला ट्वीट किया, जो मास मोबिलाइज करता है जुबैर। इसको लॉ भी पता है और
प्रेम दिवस का फैक्ट चेकर तो ये है ही, लव और उसके अड्डे लगा के जो करते हैं उसका फैक्ट चेकर है, तो इसको पता सब कुछ है। और इसने देखा कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं जुट रही है, यहाँ पर CAA टाइप का, दिल्ली दंगों टाइप का माहौल क्यों नहीं बन रहा है। हमने वहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, वो सफल रहा था। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टाइप की भीड़ नहीं है, यहाँ AMU टाइप की, AMU तो हो ही गया, जामिया मिलिया टाइप की भीड़ नहीं है। तब उसने उकसाना आरंभ किया, जैसा इसने नुपुर शर्मा के केस में किया था, कि इस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है। जुबैर ने ट्वीट किया और पूरी एक श्रृंखला चलाई, उसमें वही बुरके में महिलाएं आ रही हैं, रो रही हैं, गा रही हैं कि हाय तौबा हम कहाँ जाएंगे, आमीन आमीन। तो ये सब चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि जुबैर ट्वीट करता है, फिर साइमा भी ट्वीट करेगी, वो भी पूरा लिख रही है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। आरफा खानम भी ट्वीट करेगी इस पर। उसके बाद इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल इसमें कूदता है, उसने भी जो है 2-4 रीट्वीट मारे हैं। वो लल्ला अभिसार या जो भी उसको लोग कहते हैं, उसका वीडियो लगाया, अजीत अंजुम के वीडियो को उसने रीट्वीट किया है। उसके बाद एमनेस्टी इंडिया जो है, जो कि FCRA वायलेशन में सस्पेंड हो गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से फंड ले रहा था कि हम एक्सपोर्ट सर्विस इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट सर्विस दे रहा था या एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, भगवान जाने, लेकिन जो भी है उनके उसको बंद कर दिया गया था। और उनकी गतिविधि जो है भारत में संदिग्ध है, ये राइट्स इंसाइट करने में इनका हाथ रहा है, इनका हाथ कन्वर्जन एक्टिविटीज़ में रहा, और ये फंड के दुरुपयोग का रहा है इनका पूरा मामला। तो ये लोग भी ट्वीट करने लगे थे। हाँ, जो किसान आंदोलन के समय में जो महान हस्तियां, महान किसान मियाँ खलीफा जी या महान कृषक नादिया अली जी या अजूसा नगासावा, इस टाइप की हस्तियां जो है, इन लोगों ने अभी तक ट्वीट नहीं किया। हम लोग उनकी प्रतीक्षा में है कि मतलब ये जो बुर्का या हिजाब पहन के नादिया अली हो गया, मियाँ खलीफा है, ये लोग ट्वीट करें कि हाँ भाई, वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। और हल्द्वानी का वीडियो लगाए, अपना वीडियो ना लगा दें, उसमें तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रवीश और अजीत अंजुम ने भी इस पर जो है खूब बोला है। अजीत अंजुम ग्राउंड पर गए और यूजुअल सस्पेक्ट से उन्होंने भी चुना है, क्योंकि घाघ आदमी तो है ही ना, मेरे ही ज़िले का है, तो मुझे तो पता है अजीत अंजुम का। तो ये वहाँ पर जा कर के, और वहाँ पे आप देखेंगे कि चुनेगा कि किससे बुलवाना है। हल्द्वानी तुम गए, तुमने क्या रेलवे के ऑफिशियल से लिया कुछ? नहीं लिया। प्रशासन से का बाइट लिया? नहीं लिया। तुमने क्या कलेक्टर से बात करने की चेष्टा की? नहीं की। क्या सरकार का तुमने पक्ष रखा? नहीं किया। तुम सीधा जाके बच्चियां क्या कह रही हैं, बुजुर्ग महिला क्या कह रही हैं, अधेड़ महिला क्या कर रही है, उन्हीं से, मतलब हम लोग की तरफ एक शब्द है मंगमेहर, तो उस टाइप का, मतलब महिलाओं में घुस करके एकदम ले रहा है, उनकी बाइट्स ले रहा है। रवीश जो है आजकल कमरे में ही बंद हैं, और संभव है कि 2 से 3 दिन में या आज ही हो सकता है वो निकल चुके हों हल्द्वानी के लिए। अगर मतलब इनका पूरा जो गैंग है, व्हाट्सएप का ग्रुप, उन्होंने बोला होगा कि नहीं, अब हमें ऑन ग्राउंड जाना चाहिए और हमें माहौल बनाना होगा, सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर डालना होगा कि उन्हें किस तरह से न्याय करना चाहिए। तो इन लोगों ने पूरा, और मैं अजीत अंजुम ने क्या क्या बोला है वहाँ पे, उस पर भी, और रवीश ने क्या बोला है उस पर भी 2 मिनट के बाद मैं चर्चा करूँगा। अब देखिए कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अभी क्यों ये उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जिस तरह से दिल्ली में जो 17, 18, 19 दिसंबर को जो जामिया में दंगे हुए थे, और उसके बाद जो है शाहीन बाग वहाँ पर रचा गया। उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये दिल्ली की तरह वेल कनेक्टेड नहीं है ये जगह, वहाँ जाना भी थोड़ा सा दुष्कर है, और वहाँ पर लोग भी थोड़े कम है। लोग से मतलब भीड़ तो है ही, लेकिन लोग से मेरा तात्पर्य ये है कि जो आग लगा सकें, जो यह चिल्ला सकें कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हिंदू तेरी कब्र खुदेगी, जामिया की धरती पर, AMU की धरती पर, खिलाफत 2.0 और इस तरह की बातें जो वहाँ पर चल रहे थे। तो ऐसे विषैले भाषण देने वाले मतलब लोग वहाँ पर नहीं हैं, तो उनको इंपोर्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है। और दूसरा यह भी है कि आप देखेंगे कि PFI अभी जो है बैन हो गया है, तो उसका पूरा मॉनेटरी सिस्टम जो है वो कहाँ अब जाएगा, किस संस्था को जाएगा, तो उसमें थोड़ी समस्या हो रही है कि कैश पैसा तुरंत से इकट्ठा करना उसमें, लेकिन
कर लेंगे ये लोग। इसमें आप संदेह मत रखिए कि इनको पैसा जमा करने में, इकट्ठा करने में कोई देर लगेगा। और फिर कोई ताहिर हुसैन भी तो इनको चाहिए होगा, उमर खालिद भी चाहिए होगा जो बेचारा अभी जेल में है, खालिद सैफ़ी टाइप के लोग चाहिए होंगे जो चांदबाग, मौजपुरा और जाफराबाद ये सब जो है इन सब जगहों पे मोबिलाइज कर सके लोगों को, मस्जिदों से तहरीरें पढ़ी जा सकें और लोग अपने अपने घरों से शिफ्टों में आए। तो वो पूरा ऑर्गेनाइज करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। ये लोग नए हैं और इनके जितने पुराने नेता थे वो सब जेलों में हैं, तो इस कारण से नए लोगों को आने में थोड़ा, अभी जो इंटर्न थे वहाँ पर वो लोग यहाँ पर आएंगे, ना ही यहाँ पे पिंजरा तोड़ वाली वो कलिता ललिता जो भी थी ये लोग भी है। तो पूरा इनका जो दंगे का एक तंत्र था, व्यवस्थित तंत्र, वो जो है उजड़ गया है। तो वो मतलब आप कह सकते हैं कि बेवाओं की स्थिति में ये लोग अभी हैं। और ये बेवा जो व्यवस्थित तरीके से ये सब करते, जो बताते कि शेड्यूल किसको कब आना है, किसको माइक पे बोलना है, रवीश जी कितने दिन इस पर शो करेंगे लगातार, आज 100वां दिन है शाहीन बाग का, आज 1000वां दिन है जो है किसान आंदोलन का। इस तरह के कैंपेन अब तो रवीश जा नहीं सकता है ना, वो 1 दिन जाएगा 2 दिन जाएगा, वहाँ जाके बसेगा तो नहीं, क्योंकि अब तो एक्चुअल में उसे मतलब अपना घर भी चलाना है। उस वक्त तो क्या है कि एनडीटीवी वहीं पे इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ शाहीन बाग जो चिट इशू करता था कि हाँ इनको एंट्री दो, इनको एंट्री मत दो। रिपब्लिक वाले पत्रकार को पीटा है इन्होंने, उसके बाद जी वालों को पीटा है, एबीपी वालों को पीटा है, इन सब को। तो वो सारा सिस्टम यहाँ डेवलप करने में, वो जो एक स्वतंत्र रिपब्लिक बनाना है यहाँ पे हल्द्वानी में, बनभूलपुरा में, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, नए लोग आएंगे। लेकिन यह संदेह मत रखिए कि वो नहीं बनेगा, बनेगा तो अवश्य, अनलेस कि तुरंत अब कल इनके खिलाफ निर्णय चला आया और तुरंत ही इनको बैठने का, जमने का समय ना दिया जाए, बस्ती को तोड़कर छिन्न भिन्न नष्ट कर दिया जाए। अब थोड़ा सा मैं एक कुछ यहाँ पर चलाऊँगा वीडियो और उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा और आपसे भी चाहूँगा कि आप भी देखें। ये देखिए कि जो मेन है, अजीत अंजुम जब वहाँ पे गए तो उनमें से मुख्य फोकस इस पर था, और ये लग रहा है कि मुझे पूरा कोच किया हुआ है। इसमें अवैध कब्जे पर कोई नहीं बोल रही है। बच्चियों को लाया गया, किशोरियों को जो एग्ज़ाम्स देने वाली हैं, बोल रहे हैं हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोले हमारा शिक्षा का मंदिर है। शब्द सुनिए, शिक्षा मंदिर, इन्होंने स्कूल नहीं बोला है, शिक्षा मंदिर बोला है, ठीक है। और उसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम स्कूल को बचाएंगे, हम अपना घर तो बचाएं या ना बचाएं, स्कूल को जरूर बचाएंगे। तो पूरा का पूरा वो कि भैया हमारा फोकस जो है अपनी शिक्षा को लेकर है, हम उसको लेकर के चिंतित हैं। आप सुनिए ये वीडियो। हम सिर्फ घर के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि हम हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए भी खड़े हैं। जहाँ हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारा शिक्षा मंदिर है। और इस जैसे न जाने फिर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी? बेटी आज रोड पे तो आपने देखा इसमें एक और चीज बोल रही है लोग कि बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से इमोशनल एक तरह से ये धोखेबाजी जो की जा रही है। भाई मोदी ने बेटी बचाओ की बात की थी, बेटी पढ़ाओ की बात की थी, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम जो है मतलब इलीगली कहीं पे ज़मीन वमीन बना के वहीं पे घर बना के वहीं पे बस जाओगे और वो ज़मीन जिसकी है वो तुम्हें कुछ ना कहे, कहे भाई हम बेटी हैं, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो आ रहा है यहाँ पे वो भी आपको हर जगह मतलब 3-4 तरह के स्टेटमेंट आपको पूरे वीडियो में, जितने ग्राउंड रिपोर्ट अभी आप देख रहे होंगे, जितने मीडिया वाले वहाँ पे जा रहे होंगे, जितनी महिलाएं बोल रही होंगी, बच्चियाँ बोल रही होंगी और छोटे बच्चे बोल रहे होंगे और जो सामान्य जनता है वो बोल रहे होंगे, उन सब में एक एजुकेशन आपको सेंट्रल थीम मिलेगा। दूसरा सेंट्रल थीम मिलेगा कि इतने दिन कहाँ थे रेलवे वाले। आप ये सुनिए वीडियो। अगर ये सरकारी ज़मीन थी, अगर ये रेलवे की ज़मीन है तो इसमें स्कूल दिया, पहले क्यों बसने दिया? अगर ये रेलवे की ज़मीन थी तो पहले बसने ही क्यों दिया? अब बताइए हम कहाँ लेकर जाए अपने परिवार वालों को, कहाँ जाए हम लोग? पहले ही नहीं बसने देते ना। पहले जब बस रहा था जब ही उजाड़ देते, अब उजड़े ये बिल्डिंग, घर, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? सब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे अपने माँ बापों को लेकर? तो इनका कहना है कि चूंकि हम इतने दिन से इलीगली कब्जा किए हुए हैं, चूंकि हमें इतने दिन बसने दे दिया गया, तो अब ये लोग क्यों उठे?
ये नहीं कह रहे कि हमारे पास कोई कागज़ नहीं है इसका। कागज़ तो इनकी बकरी चढ़ जाती है भाई। आपने ट्विटर पे वो देखा होगा सीए के टाइम में, ये लोग कह रहे थे कि कागज़ जो है बकरी चबा गई। वो जो अब्बू हमारे थे, अब्बू के अब्बू, और उन्होंने एक बकरी पाली थी और कागज़ जो है वो। तो इस तरह से ये जुडिशरी को और एक स्थापित तंत्र को मॉक करते हैं, क्योंकि इनके पास भीड़ की शक्ति है। चूंकि हम 40,000 लोग हैं, इसलिए हम तुम्हें मॉक करेंगे कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, और कागज़ बकरी खा गई और कागज़ गाय चर गई, इस तरह की बातें करते हैं। तो आपको एक थीम यह भी दिखेगा, लगातार दिखेगा कि हमें बसने ही क्यों दिया गया। अब मैं चाहूँगा कि आप ये वाला वीडियो देखें, जिसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लाइट और पानी का बिल क्यों दिया गया। ये वीडियो देखिए। स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाने दिए गए, हम लोगों से हाउस टैक्स क्यों लिए गए, बिजली का बिल क्यों लिया गया। तो भाई लाइट और पानी का बिल चूंकि दे दिया गया, तो वो तो तुम्हारी समस्या है ना, कि तुमने चेक नहीं किया कि हम ये जो स्लम में रह रहे हैं, यहाँ पे हमें जो बसाने आया है वो अनंत काल तक तो सत्ता में रहेगा नहीं। तुम्हें कांग्रेस की सरकार ने बसाया है, और कांग्रेस की सरकार जो है अभी भी, हरीश रावत ने एक चिट्ठी डाली है, वो भी मैं चाहूँगा कि आप अवश्य एक बार स्क्रीन पर, मैं थोड़ी देर बाद रखूँगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तुम्हें जिसने बसाया है, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना। जैसे ज़मीन की मान लीजिए कि आप डील कर रहे हैं, और कोई प्रॉपर्टी डीलर बोले कि भाई देहरादून में तो एक बड़ा मस्त प्लॉट है और मैं 5 लाख रुपये कट्ठा ही आपको दे रहा हूँ, और पता चले कि उसका मार्केट रेट 40 लाख रुपया है, और आपने 5 लाख रुपये में किस स्टाम्प पेपर पे साइन कर लिया, वो किस नोटरी वाले के पास चले गए, कहाँ रजिस्टर करवा लिया। ये तो आपकी समस्या है ना, कि कल को अब जिसका ज़मीन है वो तुम्हें घुसने ही ना दे वहाँ पे कैंपस में, तो तुम ये रहोगे कि हम मेरा 5 लाख रुपया चला गया। तुमने खुद क्यों नहीं इस पर जो बेसिक काम है रिसर्च का, वो क्यों नहीं किया। और जब रेलवे के किनारे लोग जो बसते हैं, उनको क्या लगता है कि मैं, मतलब वो जो रेलवे के पटरी के किनारे जैसे मतलब लोटा लेके बैठ जाते हैं, तो वो क्या टट्टी करने की जगह है कि आज टट्टी करके चले गए, कल कहीं और करेंगे। आपको ये लगता है कि टट्टी करने की ज़मीन हमारी हो गई क्योंकि हमने वहाँ पर विष्ठा कर दी। तो जब आप इस ध्येय के साथ और इस तरह के विचार के साथ, इस कुतर्क के साथ उतरेंगे, तब तो फिर एक दिन डिमोलिशन होगा ही। ये बात अलग है कि कल को सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, उनके लिए ऑल्टरनेट कहीं रहने का इंतज़ाम किया जाए, वो बात अलग है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट देना कि यहाँ पर लाइट क्यों दे दी, बिजली क्यों दी, नगर निगम वाले, भाई तुम उन्हीं को इलेक्ट ही कर रहे हो, तो नगर निगम वाले क्यों नहीं देंगे। तुम अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव से पूछो ना, किसको तुमने विधायक बनाया है, किसको तुमने निगम का पार्षद बनवाया है। तो जिनको बनवाया वो तो तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे ही। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम इस पे चेक करो कि जहां तुम रह रहे हो वो वैध है या अवैध है। अब देखिए, एक आर्गुमेंट ये बड़ा हंसने वाला है, जहाँ पे ये बालिका कह रही है कि हल्द्वानी तो इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है, यहाँ पर इतने बड़े स्टेशन का मतलब उसकी क्या आवश्यकता है। सुनिए। और यहाँ पर हल्द्वानी इतना बड़ा सिटी भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बने, तो इसके पीछे क्या कारण है। हम इतनी ढेर सारे लोगों को उजाड़ कर क्या कर लोगे। ये अब तय करेंगी कि कौन सी जगह छोटी है, कौन सी जगह बड़ी है, और छोटी या बड़ी नहीं है। अगर रेलवे के पास मतलब ज़मीन ज़्यादा है किसी इलाके में, तो तुम बोलोगे आपको क्या उसकी ज़रूरत है भाई। ये तो वही बात हो गई कि मेरे गांव में आके 4 मुसलमान लाठी लेके पहुंच जाएं और बोलेंगे कि अजीत भाई तुम्हारे पास तो 2 बीघा ज़मीन है यहाँ पर बसने के लिए, 2 बीघा में क्या करना है भाई, 1 बीघा हम खेती करो, 1 बीघा हमारा हो गया। तुम तो 2 ही लोग हो घर में, 2 लोग के लिए 1 बीघा काफ़ी है, हमें दे दो 1 बीघा, और वो वहाँ पे मतलब बैठ जाए, वहाँ पे कब्जा कर ले, वहाँ पे वो घर बना ले, और हम जो है फिर हमसे कहा जाए कि थोड़ा मानवता तो दिखाइए। वो लोग बसे हुए हैं बेचारे, वो कहाँ जाएंगे, आपके पास इतनी ज़मीन है। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, और ऐसे तर्कों पर ये लीचर पत्रकार जो है अजीत अंजुम, ये वहाँ इसीलिए इन सबको दल्ला और माँ की गाली, बहन की गाली इनके लोग नीचे में देते रहते हैं कि भाई कम से कम वो ठीक है कि वो तो बच्ची है, उसको किसी ने कोच किया कि तुम्हें यह बोलना है। तुम भी तो काउंटर क्वेश्चन करोगे कि हल्द्वानी छोटा शहर है कि बड़ा, ये तुम तय नहीं करोगी। तुम अपने बाप से जाकर के पूछो कि वो वहाँ पे कैसे बस गया, कब आया था, क्या तुम्हारी ज़मीन थी,
प्रश्न ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, माइक मुंह में ठूसे हुए चल रहे हैं, अपना काम चल रहा है भाई, राम भरोसे हिंदू होटल तो चल रहा है, तो ये लोग अपना काम जो है चलाए जा रहे हैं। अब देखिए कि रवीश जो है उसका मैं एक क्लिप यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन एंगल से हमें देखना चाहिए। ये वीडियो देखिए आप। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनके ही मकान शिकार होते हैं। अमीर लोगों के मकानों में इस तरह की एक मुश्त कार्रवाई आपको बहुत कम नजर आएगी। उनके मसले को, हल्द्वानी के लोग यही चाहते हैं कि उनके मसले को मानवीय आधार पर देखा जाए। पहले के अतिक्रमण पर जो रोक लगाई गई है और फिर से बसाने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आदेश हैं, उसके आधार पर भी देखा जाए। रवीश जी, ये बताइए कि ह्यूमन एंगल से अगर हम देखने लगे तो भाई वक्फ के पास, आपने इसी वीडियो में बोला है कि मूलतः इसमें जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, थोड़ा बहुत हिंदू भी हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। तो आप यह बताइए ना कि ह्यूमन एंगल से सरकार क्यों देखे, जबकि वक्फ बोर्ड के पास भारत में मतलब डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे अधिक ज़मीन है। तो इनका इंतजाम जो है, इनके रहने की व्यवस्था जो है वक्फ बोर्ड क्यों नहीं कर रहा है? वो सारी मस्जिदें, वो वक्फ की प्रॉपर्टी जहाँ पे भी है, इनको क्यों नहीं वहाँ पे बसा रहे हैं? और कहा जा रहा है कि ये लोग तो आसपास के यूपी के कुछ शहरों से आए हुए लोग हैं, तो इनको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है वहाँ पे जहाँ के ये लोग हैं? वस्तुतः ऐसा भी तो है नहीं कि ये लोग 1971 में आए थे, ये तो हाल फिलहाल के आए हुए लोग हैं। तो इनको भेजो, इनसे पूछो कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि ये पहाड़ी तो नहीं है, कुमाऊं के तो रहने वाले ये लोग नहीं, वो तो शक्ल सूरत से नज़र आ जाता है। तो जहाँ के ये हैं नहीं, वहाँ आकर बसे हैं और वह भी इलीगल ज़मीन पर, तो मानवता हम क्यों दिखाएं? मानवता तो वक्फ वालों को दिखाना चाहिए, जो वहाँ पे मसनद और ये स्टेज लगा के बैठे हुए हैं और मौलवी जी या अल्लाह रहम कर बोल रहे हैं, या वक्फ रहम कर बोलो। वक्फ वालों को आगे आना चाहिए था कि लात मारो सरकारी ज़मीन को, चलो हम तुमको रहने के लिए ज़मीन देंगे। वक्फ कहाँ ले जाएंगे? कब्र में ले जाएगा वक्फ वाला ज़मीन? ये सारा छाती पर लेकर मरेंगे वक्फ वाले। वक्फ वालों से मेरा यही प्रश्न है कि तुमको अगर इतनी चिंता है अपनी कम्युनिटी की, तो दे दो ना ज़मीन। इतना ज़मीन लेकर जाओगे कहाँ भाई? कितनी मस्जिदें बना लोगे? हर जगह हड़प ली है तुमने ज़मीन। और 1995 में 91 में जो ये सब कानून बने तुम्हारे फेवर में, एक तो उनको भी निरस्त किया जाना चाहिए। लेकिन जब तक निरस्त नहीं होता है तो कम से कम कुछ तो भाई पुण्य कमा लो, इनको बसाओ। ये लोग जो आमीन और ये अल्लाह रहम कर और सीने से लगा, तो इनको बोलना चाहिए वक्फ वाले रहम कर, वक्फ वाले हमें सीने से लगा और हमें जो है रहने की ज़मीन दे, तो वो नहीं करेंगे। रवीश का एक और वीडियो देखिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अमीर की बस्ती में भी अतिक्रमण है। इन्होंने बताया है कि फलाने जगह पे सिंगल स्टोरी का ही अलाउड था, डबल स्टोरी बना लिया, लेकिन बहुत लंबा आंदोलन चला और फिर उसको जो है अलाउ किया गया। उन्होंने जहांगीरपुरी का, मतलब ये सुनिए आप। दिल्ली में जब लोगों ने कानून तोड़कर अपने घरों के ऊपर एक मंजिल और जोड़ ली, तो डबल स्टोरी को मान्यता देने का लंबा आंदोलन चला और मान्यता दी गई। मगर राजनीतिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों की बस्तियां कानून की चपेट में आसानी से आ जाती हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी अतिक्रमण हटाने की कवायद चल रही थी, मगर प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए। अतिक्रमण पर रोक लगी, गरीब लोगों के घर बच गए। अब आप बताइए, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं कि जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण था वो केवल यह था कि आपने घर बनाया है, घर के सामने सड़क है, तो सड़क और घर के बीच एक डिस्टेंस जो है वो 5 फीट का या 6 फीट का खाली रखने को सरकार बोलती है, म्यूनिसिपैलिटी बोलती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस पर शेड लगा देते हैं, छत लगा देते हैं, कुछ लोग गमले रख देते हैं, कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखी होती है। तो इन सब को तोड़ने की बात हुई थी कि ये गलत बना है, इनको नोचा जाए। तो आप उसको और इस चीज़ को कि मेरी लीगल ज़मीन है, यहाँ पर सरकार ने 1 स्टोरी, जो 30 साल 40 साल पहले का कोई कानून था कि एक ही फ्लोर आप बना सकते हैं, वहाँ हमने अगर डबल बना लिया, मेरी ज़मीन है, मैंने डबल बनाया तो ठीक है। यहाँ पर आप इन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते कि जहांगीरपुरी में रोड के ऊपर थोड़ी सी बैरिकेडिंग हो गई या गमले रख दिए गए,
या फिर सिंगल स्टोरी को डबल स्टोरी करवा लिया गया, उसको लीगली मान्यता बाद में मिली। आप यहाँ पर पूरी की पूरी बस्ती ही अवैध है। ऐसा नहीं है कि उनको बोला जा रहा है कि तुम इस जगह पे एक ही फ्लोर का मकान बनाना था या तुमने जो है 6 फीट जो है कब्जा, 6 फीट नहीं 29 एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया है रवीश जी। तो इसलिए ये प्रपंच जो है ये सब चलाना बंद कीजिए। और ये सब नहीं, शोभा तो आपको देता ही है, शोभा कैसे नहीं देता है। अब मेरा मानना है कि इसको जब 20 दिसंबर को आ गया था और 27 तक बोल दिया गया खाली करवा दिया जाए, तो अभी तक सरकार किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इसको अगर अभी आप नहीं करोगे, जैसे योगी सरकार ने की थी कि शाहीन बाग जब बाग बगीचों में पार्कों में बनने लगे थे तो योगी सरकार ने सिंपल किया, बोला पानी पटा दो, पूरे में पानी डाल दो, जितने भी पार्क हैं नोएडा में सब में पानी डाल दो। तो बैठेंगे कहाँ पे? उन्होंने दंगा जब आरंभ ही हो रहा था उसी वक्त कांस्टेबलरी को और सबको डिप्लॉय किया और उनको तोड़ना चालू किया कि ये सब नौटंकी यहाँ यूपी में नहीं चलेगी। उन्होंने एमयू में जो दंगे की स्थिति बन रही थी उसको एक दिन में निपट लिया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव थी। अब धामी पता नहीं, धामी को तृप्तिकरण वाला वो फ़ोन आ रहा होगा ऊपर से, इसलिए धामी का उस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बीच में कुछ ट्वीट हमने देखा कि कहा गया कि वहाँ के प्रशासन ने कहा कि 10 जनवरी को हम जो है कार्रवाई करेंगे। मतलब रेलवे ने 20 दिसंबर को नोटिस चिपका दिया कि भाई 7 दिनों के भीतर आप लोग खाली कर लीजिए, नहीं तो तोड़ेंगे तो उसका पैसा भी आप ही से लेंगे। तो जब 27 बीत जाता है उसके बाद प्रशासन ने रेलवे के साथ मिलकर 27 के बाद से डिमोलिशन क्यों नहीं आरंभ किया? क्या मतलब 7 दिन में तो आपको जुटाना था ना भाई, आप बुलडोजर जुटा लेते, आपको जो प्रशासनिक व्यवस्था करनी थी वो सारा आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं और से कोई तृप्तिकरण वाला जो है वो अमृत जो है आपको चखना होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव आजकल चल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप हरीश रावत की ये जो चिट्ठी है वो मैं स्क्रीन पर रख के पढ़ रहा हूँ, इसे आप देखिए। यहाँ पर हरीश रावत जी लिखते हैं कि ढोलक बस्ती बनभूलपुरा में वर्षों से बसे हुए लोगों को हटाने का निर्णय का केवल कानूनी पक्ष नहीं है, मानवीय पक्ष भी है, प्रशासनिक पक्ष भी है। और ये लिख रहे हैं कि हल्द्वानी जो है उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुखतम केंद्र है। सामाजिक सौहार्द हमेशा उच्च स्तर का रहा है। 50,000 से ज़्यादा लोग मकानों और झोपड़ियों से हटाए जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने बसाया था तो ये आप जानिए, ये आप तय कीजिए। आपके पास है ज़मीन, और हरीश रावत जी आपके पास तो बहुत ज़मीन है जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये सब क्या बकलोली कर रहे हैं आप? जाइए, फूड ब्लॉगिंग आप कितना अच्छा करते थे वो सब कीजिए जा कर के। ये कहाँ आप इसमें फंस रहे हैं? आगे लिख रहे हैं कि अगर आप इन्हें हटा देंगे तो एक अशांति का वातावरण पूरे हल्द्वानी और कुमाऊं के अंचल में फैलेगा, सौहार्द टूटेगा और राज्य का मानवीय पक्ष है, जो हमारे नागरिक हैं उनको छत मिले उस पर आंच आएगी, राज्य से लोग सवाल करेंगे। भाई राज्य से कोई सवाल नहीं करता है, सवाल इस पर किया जाएगा कि इन्हें बसाया कौन, और उसमें तुम ही प्रश्न चिन्ह के दायरे में आओगे। क्योंकि कांग्रेस और हरीश रावत के ही कालखंड में ये सब जो है नौटंकियाँ हुई है। अगर 50 साल पहले भी चले जाएं जब उत्तराखंड नहीं था तो भी कौन राज कर रहे थे वहाँ पे यूपी में, आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो ये सब नौटंकी जो है ना कि कहाँ जाएंगे, छत हट जाएंगे और सामाजिक सौहार्द बिगड़े, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूपी में भी इसी तरह से माना जा रहा था कि अयोध्या में जो वर्डिक्ट आएगा उसका सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, बिगड़ा, एक मच्छर नहीं मरा। तो योगी जी टाइप का अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वहाँ का सीएम है, तो एक चिड़िया जो है पर नहीं हिला सकती बिना उनके परमिशन के, और कुछ नहीं होगा। ये तुम इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हो धामी जी को कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो इधर का जो है माहौल ख़राब होगा। क्योंकि माहौल ख़राब करने के लिए तुमने 50,000 की भीड़ जो है जुटा रखी है, उनको बस एक यूं देना है और फिर पता चलेगा कि अभी मुझे लगता है कि अगर ड्रोन उधर से चलाकर उड़ा कर देखा जाए तो वही स्थिति होगी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में थी दंगों के समय, कि घरों के ऊपर पत्थरों का ढेर होगा
और व्हाट्सएप पे घूम रहे होंगे कि अगर डिमोलिशन के लिए लोग आए तो आपको क्या करना है, कैसे पत्थरबाजी करनी। ये सारा आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर डिमोलिशन होता है और उसके स्थिति बिगड़ती है तो उस केस में आपको 1 महीने के अंदर इस तरह के व्हाट्सएप के फॉरवर्ड सामने आने लगेंगे। आपको पता चलेगा कि घरों के ऊपर, छतों पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है जमा कर लिया है। एकदम पूरा का पूरा दिल्ली 2020 हिंदू विरोधी दंगे वो जो है पूरा दोहराया जाने वाला है। ये अब किसको मारेंगे, किसको काटेंगे वो पता नहीं, लेकिन ये स्थिति, विकट स्थिति यहाँ पर बनेगी और केवल यहाँ पर नहीं बनेगी बल्कि अन्य जगहों पर भी ये आपको देखने को मिलेगा। आगे लिखते हैं कि आपने इस कड़कती ठंड में केवल कानूनी पक्ष देखकर कानून के गलत इंटरप्रिटेशन के आधार पर, मतलब जज लोग कानून का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे, 6 साल से गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। 50,000 लोगों से उनकी छत छीन ली, उनकी आजीविका समाप्त कर दी। हमारे राज्य की तस्वीर पर भी इसका असर पड़ेगा। असर इससे नहीं पड़ता है हरीश जी, असर इस बात से पड़ता है कि आप लोगों ने इलीगली फैसिलिटेट किया और वहाँ जो 10,000 लोग कभी आए होंगे आज 50,000 हो गए। तो असर इससे राज्य की छवि पर पड़ता है कि जहां 1 से 2% मुस्लिम हुआ करते थे आज के डेट में 15% है और 2021 की जनगणना के आंकड़े अगर सामने आएंगे तो 20% तक हो गए होंगे। ये आपका ही राज्य था, आप उसके मुख्यमंत्री रहे थे और उस इलाके में उस समय से जब से आप इन लोगों को पुश कर रहे हैं किनका राज था ये भी आपको हमको अच्छे से पता है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 2 लाइन पहले इस आदमी ने, इसीलिए मैं कहता हूं कि फूड ब्लॉगिंग इस बूढ़े को करना चाहिए, 2 लाइन पहले लिख रहा है कि कानून के गलत इंटरप्रिटेशन के आधार पर, और फिर 2 लाइन बाद लिख रहा है मैं न्यायिक निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। यहां पर बोल रहे हैं कि आपसे अपेक्षा करता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से देखें और रेलवे से बात करें। इसी में गोला के किनारे किनारे रिवर फ्रंट डेवलप करके कुछ अतिरिक्त भूमि निकालकर रेलवे की आवश्यकता की कैसे आपूर्ति हो और कैसे लोगों के घर बस सकते हैं इसका रास्ता। मतलब आप सोचिए कि रेलवे की जहां ज़मीन है वहां नहीं बोल रहा है कि ये रेलवे वाले अपना काम करें, ये कह रहा है कि रेलवे वाले को कहीं अतिरिक्त भूमि दे दो गोला के किनारे रिवर फ्रंट बनाकर। इस तरह के लोग हैं। अभी भी बोल रहे हैं कि जहां बसा हो उनको वहीं रहने दो, रेलवे वाले को बोलो ना पटरी कहीं और से ले जाए। अगर रेलवे को पटरी का काम करना है या जो भी उनको वहाँ पे काम करना है तो उसको स्टेशन के पास में ज़मीन नहीं देना चाहिए रेलवे को कहीं बोलो नदी किनारे से लेके चला जाए। यही होता है। उत्तराखंड में पदार्थ भी उच्च कोटि का मिलता है, ये तो तय हो गया आज इनके ये जो लेटर मैं पढ़ रहा हूँ उससे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सवाल है कि कर्तव्य का तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि जब घर तोड़ने के लिए हथौड़ा उठेगा तो हम आगे उसके बैठ सकते हैं, समाधान का दायित्व तो आपके हाथों में। ये थ्रेट है, ये कोई लेटर नहीं है। और हरीश रावत ने एक तरह से थ्रेट दिया है धामी को और संदेश दिया है मुस्लिम समुदाय को जो 50,000 की भीड़ है कि आपके पास यहाँ पर आए तो आप जो है इस तरह से आपको बिहेव करना है कि हथौड़ा चलेगा तो आपको नीचे बैठ के अपना सर फुड़वा लेना है और उसके बाद शहीद घोषित हो जाना है कि देखो देखो मतलब हमारे ऊपर तो सरकार हथौड़ा चला रही है। घर के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर सरकार जो है हथौड़ा मार रही है। अब देखिए कि महिला की भीड़ जो है आगे आ गई। वो वीडियो आपने देखा ही, सबसे आरंभ में मैंने लगाया था। बच्चों से जो है स्टेटमेंट, प्रेस के स्टेटमेंट तैयार किए हुए किस तरह से बोलने हैं वो दिए जा ही रहे और पूरा का पूरा शाहीन बाग का एक नया मॉडल विकसित हो रहा है। ये अमित शाह और पुष्कर सिंह धामी दोनों के लिए बवासीर बन रहा है और इस बवासीर से रक्त का रिसना जो है आरंभ हो गया है। और बवासीर भले हल्द्वानी में बना है लेकिन दर्द जो है ये केंद्र तक होगा और राज्य के गृह मंत्रालय को होगा और उन मैदानी इलाकों में होगा जहां दंगे होते रहे हैं। देहरादून की सड़कों पर आप मान कर चलिए महीने भर के अंदर अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो ये दंगा होना तय है। अगर पुलिस प्रॉम्प्टली एक्शन नहीं लेती है, जैसा कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था 5 और 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस के मुख्यालय को जिस तरह से घेरा गया था, जेएनयू वाले और जामिया वालों ने घेरा था और उसके बाद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, जबकि आपके पास पूरा लीगल सब कुछ था आपके पास
कि आपको इस भीड़ को वहाँ बैठने नहीं देना है। भले उसमें पॉलिटिकल टैसिट सपोर्ट था अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, कि ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज कर देंगे खुद को। क्यों? क्योंकि दिल्ली के चुनाव आने वाले थे। तो उस नौटंकी के चक्कर में जो वहाँ पर नहीं हुआ, अमित शाह जी से मेरा मतलब करबद्ध निवेदन है, उत्तराखंड में अभी 4 साल चुनाव नहीं होंगे अमित शाह जी, तो उत्तराखंड को दिल्ली 2020 जो है उस तरह से मत दोहराइए और वहाँ पर दंगे होने से रोकिए। वहाँ पर अगर आप लोग केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेतृत्व को रोक रहा है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सामने केवल हल्द्वानी नहीं है, जोशीमठ भी है, इनके सामने जो है हरिद्वार का भी प्रकरण है कि आपके जितने धार्मिक क्षेत्र हैं हिंदुओं के, उन सब जगहों पर एक डेमोग्राफिक चेंज लाने की चेष्टा की जा रही है। बाहर से लोग लाकर बसाए जा रहे हैं और केवल बसाए नहीं जा रहे हैं, वहाँ का पूरा माहौल ख़राब कर रहे हैं, वहाँ मांस की दुकानें खुल रही, ये सारा कुछ हो रहा है। इससे अगर आपको गढ़वाल में तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुमाऊँ बचा हुआ है, उधर भी आप घुसने दे रहे हो और इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हो। इसको अगर आपने नहीं रोका तो देख लीजिएगा कि ये वनभूलपुरा जो है ना, ये छोटे छोटे वनभूलपुरा और इस तरह का हल्द्वानी बाग जो है ये कई जगहों पर लगेगा और ये आपको भुगतना पड़ेगा। पॉलिटिकली ठीक है, आपका क्या है कि आप अभी आपके विरोध में पार्टियां उस तरह से हैं ही नहीं, इसलिए आप एक बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि दिल्ली में जो है हिंदुओं की हत्या हो रही है, किसान आंदोलन भी फिर से बैठ जाता है। अब हर जगह एक्सपोज करने के चक्कर में स्वयं ही एक्सपोज हो रहे हैं। आपके जो है जगत प्रकाश नड्डा जी, वो जा रहे हैं दरगाह, मतलब दरगाहों से कन्हैया लाल की, उमेश कोल्हे की हत्या की साजिश रची जा रही है और आपके अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पिया हाजी अली करके मतलब मानसिक गर्भाधान करवा रहे हैं अपना कि नहीं हमें तो मतलब एकदम सेकुलर हमें तो तृप्तिकरण में लगे रहिए। फिर जब देहरादून के सड़कों पर दंगे होंगे तब रोइएगा गाइएगा नहीं, तब आपके कोई नेता ना लिखे कि हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब आप ही की करनी है। अगर 1 सप्ताह के अंदर इसका निराकरण नहीं होता है तो मैं दर्शकों को बता रहा हूं कि आप देखेगा इस शाहीन बाग से भी प्रचंड होगा, क्योंकि शाहीन बाग में 50,000 की भीड़ नहीं थी। शाहीन बाग में मुश्किल से 2-3 हज़ार लोग थे टेंट में जो बैठते थे, मैक्सिमम 10,000 होंगे। यहाँ 50,000 लोग हैं। यहाँ पर उनको शिफ्ट में भी आने की ज़रूरत नहीं, उनको घर से बाहर निकलना है और वहीं पे सड़क पे बैठ जाना है, उस सड़क का कोई और इस्तेमाल भी नहीं करता। और वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट ना होना, वहाँ पर कानूनी तरीके से आप अगर सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो ये उस जगह तक सीमित नहीं रहेगा, ये फैलेगा और उत्तराखंड के हर उस इलाके में फैलेगा पुष्कर सिंह धामी के अगेंस्ट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रव्यापी हो सकता है। ये इसकी पूरी संभावना है। मुझे सिर्फ यह देखना है कि ये रवीश और ये लोग का गैंग या बाकी जो मीडिया है वो कितना जा सकता है। एनडीटीवी एक था और रवीश एक था कि लगातार 100 दिन तक एक ही मुद्दे पर लगा रहा, लेकिन क्या एनडीटीवी अभी उस स्वरूप में है? नहीं है। तो देखना है कि क्या यूट्यूब के थ्रू वहाँ पे लोग जाके बैठेंगे, इनके गैंग के लोग, किस तरह से इनको उस तरह का कवरेज मिलेगा। मुझे लग रहा है कि फंड इकट्ठा होना आरंभ हो चुका होगा और स्ट्रेटजी बन रही होगी कि कहाँ पे क्या कैसे करना है, किस जगह पे यहीं पे सड़क घेरना है या कोई हाईवे ब्लॉक करना है। कल ये किसी तरह से स्टे ले लेंगे कि ये डेमोलिशन रुक जाए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट पक्का कल जो है स्टे दे देगा इस पर कि इसको अभी रोका जाए और इन्हें 3 सप्ताह की मोहलत दे दीजिए, इस पर हम पक्ष सुनेंगे, इस तरह से किया जाएगा। और एक बार अगर स्टे मिल गया इनको, 7 दिन का भी मिल गया, उसके बाद इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट 7वें दिन किस तरह का निर्णय देता है। उसके बाद इसी सुप्रीम कोर्ट को यही भीड़ अपनी भीड़ की शक्ति के आधार पर यह कहने को विवश कर देगी कि ठीक है, हम इंटरलॉक्यूटर भेजेंगे वहाँ पर, हम जो है वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, जैसे कि ये लोग कर रहे थे शाहीन बाग के समय में। तो ये आपको अब यही देखने को मिलेगा। इलाके को घेरा जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि मैदानी इलाकों में दंगे की पूरी संभावना बनती हुई मुझे दिख रही है। ये मेरा इस
श्रृंखला में दूसरा वीडियो है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इस पर और भी बातचीत होगी। मैं अपने जितने भी फेलो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी यह आशा करता हूं कि आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए, ग्राउंड पर भी जाइए, जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से दूसरा पक्ष लाइए, सरकार के लोगों से बातचीत करने की चेष्टा कीजिए, और तभी ये जो एक बवासीर जो फैल रहा है, जो बवासीर से वो कैंसर की तरह बन जाएगा और गली गली में इसके खिलाफ आवाज़ें उठेंगी, दंगे होंगे, उससे रोकने के लिए आप लोगों को उस नैरेटिव का प्रत्युत्तर जो है अपने स्ट्रॉन्ग नैरेटिव से देना होगा। बाकी दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और आपके पास कोई जानकारी है वह भी कमेंट में हमें दें, ताकि हम और भी वीडियो इस मुद्दे पर बनाएं, इस विषय पर और भी चर्चा हो। और आप भी सोशल मीडिया पर हर जगह, चाहे मेरे वीडियो को शेयर करने के माध्यम से अपनी बात को रखें या स्वयं ही लिख रहे हैं कहीं पर, लिखिए, बोलिए और उसको हर जगह पर डालिए, ताकि इस मुद्दे पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा हो और बार बार ऐसी चर्चा हो, ताकि शाहीन बाग 2.0 3.0 ये जो पूरी मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट इनका था और उसी को ये बार बार रिपीट करना चाहते हैं, इसको जो एस्केलेट करना चाहते हैं, ये जो मॉडल है इसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं हर जगह पे, वो बंद हो। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।